गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? हैं बढ़िया। चलो तो बेटा पॉलिनोमियल बहुपद अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ्स के अंदर, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और उसके अंदर मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या करवा दिया था बेटा? पॉलिनोमियल के अंदर अभी तक मैंने तुम लोगों को क्या क्या करवाया था कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, और टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। और अगर आपके पास में लीनियर इक्वेशन है, अगर आपके पास में क्या है लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में पॉलिनोमियल में जीरोज की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, शून्यांक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि और भी इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं पॉलिनोमियल निकालने के। पॉलिनोमियल निकालने के मेथड के लिए मैंने तुम लोगों को क्या बताया था बेटा? जो भी आपको दे रखा है उसमें fx को 0 के बराबर पुट कर दो और बाकी उससे क्या होगी, जो आपका RHS है वो पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। देख लेना, ठीक है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को देख लेना, देख के आना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी आज वाली वीडियो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में आप लोगों को पता है इंटरकनेक्टेड होती हैं चीज़ें, ठीक है। अगर पहली चीज़ समझ में नहीं आई ना बेटा तो दूसरी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देख के आओ या फिर किसी और की वीडियो देख के आओ, आप खुद से भी कर सकते हो, बुक के अंदर से देखो कि किस तरीके से पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो उससे पहले कुछ ना कुछ मतलब बेसिक का ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। चलो करें अपन थोड़ा सा, चलो अपन देखते हैं बेटा। आज अपन बात करेंगे कि मान लो, अच्छा एक चीज़ और बताई थी मैंने तुम लोगों को, ध्यान हो तो, कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी या जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी ना उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसा ही मैं कुछ करवाने जा रहा हूँ आज। मान लो सपोज दैट उसने मेरे को ये बोला, ठीक है, आज भी मैं पॉलिनोमियल के शून्यांक निकालना ही बताऊंगा, जीरोज निकालना ही बताऊंगा। मान लो मुझे उसने ये बोला कि fx इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है बेटा क्या, x² + 2x + 4, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। आप लोगों को भी लग रहा होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है। fx इक्वल टू x² + 2x + 4। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है ना, लेकिन आज की वीडियो में क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना। बेसिक्स भी होगा, ठीक है, बेसिक भी होगा, क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। मान लो ये है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो बेटा x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है यहाँ पे, x की हाईएस्ट पावर आ रही है यहाँ पे 2। इसका मतलब x के कितनी वैल्यू आएंगे या कितने जीरो हो जाएंगे भाई? उसने ये बोला कि इफ fx इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको क्या निकालना है बेटा? जीरोज निकालने हैं किसके? इस पॉलिनोमियल के। अब भाई सिंपल सी बात है, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि जब जीरोज निकालने हैं तो वो पहले देख लो कि उसके आंसर कितने आने वाले हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे x के जो जीरोज आएंगे वो भी कितने आएंगे बेटा? 2 ही आएंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, ठीक है। दूसरी चीज एक बात बतानी है, कौन सा पॉलिनोमियल है भाई? अगर मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो 3 टर्म आ रही है। 3 टर्म के लिए क्या लेते हैं अपन? ट्राइनोमियल लेते हैं, लेते नहीं लेते, त्रिपद लेते हैं ना। और अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो हम अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बोले तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? हम ऐसा करते हैं, लेट fx इक्वल टू 0। fx को किसके बराबर मान लेते हैं बेटा? 0 के बराबर। जब fx को मैं 0 के इक्वल मानूंगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आएगी? x² + 2x + 4 इक्वल टू 0। क्या निकल के आएगी बेटा वैल्यू मेरे पास में? x² + 2x + 4 इक्वल टू 0। नाउ यू नो दिस थिंग, आपको ये चीज पता है बेटा कि ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक, द्विघात समीकरण है या द्विघात पॉलिनोमियल है। अब आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आप लोगों ने एक मेथड सीखा है 8th क्लास में और 9th क्लास में सीखा है आप लोगों ने। उस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नहीं सीखा है तो मैं अभी बता रहा हूँ, उसको इस हिसाब से कर लेना। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है इसको, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। अगर हम हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा? उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यू को देखा जाता है बेटा? कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं। कौन सी वाली वैल्यू? ठीक है, इस वाली वैल्यू को देखते हैं, लास्ट वाली। इस वाली वैल्यू को सबसे पहले जो x² का गुणांक है या कोएफिशिएंट है उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पे x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है,
ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है। आप बोलोगे सर कुछ नहीं है तो 0 भी तो मान सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बन जाएगा वो। इस वजह से यहाँ पे क्या माना जाएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ध्यान से सुनना कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ में, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई किया तो बेटा मेरे पास में क्या आया, 4 इंटू 1 इक्वल टू मेरे पास आ गया 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू मेरे पास में आ गया 4। पहली चीज तो ये देखो कि आपका जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये मेथड बता रहा हूं मैं, आगे भी जाके बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे समझो इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे 3 मेथड होते हैं, जिनमें से पहला मेथड यहाँ पे क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप 8th और 9th में पढ़ के आए हो। इस वजह से मैं तुम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। चीज समझ में आई? तो मैंने क्या किया पहले कि ये जो कांस्टेंट टर्म है 4, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मेरे पास आया यहाँ पे वापस निकल के 4। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 4 इंटू 1 4 ही आएगा। फिर उसके बाद में आपको इस साइन को देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर, और अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पर। ये क्वेश्चन को अपन 4x डाल देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर और माइनस है तो माइनस करने पर। ठीक है, आपके पास में बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ध्यान से सुनना, पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो भी वैल्यू आती है उसके मैं कुछ ऐसे टुकड़े करूंगा, उसको कुछ ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्या? उसको मैं कुछ ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कि अगर यहां पर प्लस है तो प्लस आने पर, और अगर यहां माइनस है तो माइनस करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। मैंने दोबारा मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 4 को मैं कुछ ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं बेटा कि अगर यहां पर प्लस आ रहा है तो प्लस करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और अगर यहां माइनस आ रहा है तो माइनस करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो तुम बोलोगे सर टुकड़े कैसे करने हैं? टुकड़े करने के लिए इसको हम फैक्टर कहते हैं, और इसी वजह से इसको फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि बोला जाता है। तो हमने इसके फैक्टर किए तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अच्छा, इसको एलसीएम नहीं बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, इट्स नॉट योर एलसीएम, ये फैक्टर होते हैं, है ना। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाती तो वो एलसीएम की कैटेगरी में आ जाता है ना। तो अभी ये फैक्टर है। ठीक है, मतलब 4 के अपने पास में कितने टुकड़े होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। अब एक बात बताओ, मतलब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि इसी के ही तो टुकड़े किए हैं मैंने। भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया? बिल्कुल आया, क्योंकि मैंने 4 के ही टुकड़े किए हैं, 4 को ही बांटा है। लेकिन यार 2 को 2 से ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, ऐड करने पर अगर 2 को 2 से ऐड करूं तो क्या मेरे पास 4 भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास में 2 टुकड़े आए इस 4 के। क्या क्या आए बेटा? एक 2 और दूसरा भी क्या आया, 2 आया। ठीक है, मतलब मैं 4x की जगह पे क्या प्लेस कर सकता हूं, कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर, और 4x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 2x। ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, उसके बाद में अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब ब्रैकेट वगैरह ये पूरा हटाना है बेटा, ब्रैकेट को रिमूव करना है। देखो प्लस 2x बना यहाँ पे, प्लस इंटू प्लस प्लस बना, वापस से क्या आया बेटा, 2x आया, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद में लेता हूं मैं कॉमन। क्या लेता हूं बेटा? कॉमन। कॉमन आप लोगों को पता होगा कॉमन क्या होता है। कॉमन वो चीज होती है जो सबके अंदर हो, है ना। कॉमन जो सबके अंदर हो। ठीक है, तो मैंने अगर इन दोनों में देखा तो इन दोनों के अंदर ऐसी कोई चीज है जो दोनों के अंदर हो? बिल्कुल है भाई, x इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैंने x यहां से कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया बेटा? भाई जब यहां से x निकल गया बाहर तो क्या बचा? x बचा। यहां पे क्या बचा? +2। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस के साइन को नहीं लगाते और सीधा सीधा 2 लगा देते हैं, वो गलती हो जाती है तुम लोगों से। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करो भाई। जब मैंने इन दोनों में से x को कॉमन नहीं लिया, कॉमन ले लिया, तो जो चीज बच रही है वो तो वैसे ही रहेगी ना, एज इट इज रहेगी ना। तो एक्स स्क्वायर में से जब x को बाहर निकाला तो x बचा, 2x में से भी x बाहर निकल चुका है तो क्या बचा? प्लस का 2 बचा। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। अब अगर इन दोनों में से ढंग से देखो ना बेटा, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और साइन क्या लूंगा मैं आगे? प्लस का 2। देखो यहाँ +2 है तो +2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? x। ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? प्लस का 2। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू सेम ही आएगी। क्या बोला मैंने ये बोला कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करोगे, जब भी आप द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करोगे, तो हमेशा आपके पास में ये वाली वैल्यू क्या आएंगी? सेम आएंगी। ठीक है,
अब देखो वापस से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x+2। देखो x+2 इसमें भी है और x+2 इसमें भी है, ठीक है, तो x+2 कॉमन आ रहा है। अंदर वाला यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे इस पूरे में क्या बचा +2, ठीक है। कोइंसिडेंस है कि ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, कई बार नहीं आते हैं, ठीक है, उसका भी एक मेथड होता है, जब मैं बताऊंगा b² - 4ac वाला मेथड होता है, बता दूंगा मैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बस हो गया काम, एक बार x+2 = 0, मतलब इस वाले को =0 करो और एक बार इस वाले को 0 करो, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है तो आंसर भी सेम आएंगे। तो x = मेरे पास में क्या आ गए -2, तो ये इसके कितने आ गए, 2 जीरोज आ गए, ठीक है। मैंने क्या बोला था, x की 2 वैल्यू आएंगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 2 वैल्यू आ गई। तो इसको हम बोलते हैं बेटा कौन सी टेक्निक, फैक्टराइजेशन मेथड। बोलो समझ में आया नहीं आया, अभी अपन सिखाएंगे, टेंशन मत करो, सिखाएंगे अभी तो बहुत अंदर जाना है अपने को, ठीक है। देखो मैथ्स तब तक नहीं आएगी जब तक हाथों से नहीं करोगे, ठीक है, हम केवल गाइडेंस दे सकते हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना कि टीचर केवल और केवल गाइडेंस दे सकता है, जो मेहनत होती है वो बच्चे की होती है। फिर टीचर बोलता है कि मैंने इतना नंबर मार्क्स मैंने इसको दिलवाए, मैंने इतने मार्क्स दिलवाए, कुछ नहीं है भैया। अगर आप पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, दिलवा के देख ले, बच्चा बोलता है तो ये मतलब तो दिलवा के देख, ठीक है, मैं मार्क्स लाऊंगा ही नहीं, तू कहां से दिलवाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि टीचर का केवल काम होता है पढ़ाना, ठीक है, केवल गाइडेंस दे सकता है टीचर, केवल गाइडेंस दे सकता है, पढ़ना तुम लोगों को है ना, तुम लोगों को पढ़ना है, 10 बार पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, सीधी सी बात है। अगर तुम लोग लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टीचर कुछ नहीं कर सकता उसमें, टीचर गाइडेंस, जैसे मैंने पढ़ाया, मैंने मेरी तरफ से पढ़ा दिया, अब भाई जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज होती है, ठीक। चलो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो ये इसके क्या आ गए बेटा, जीरोज आ गए, 2 जीरोज आ गए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे x के 2 जीरो जाते हैं ना, तो भैया एक को अपन अल्फा मान लेते हैं और एक को अपन बीटा मान लेते हैं, काम आएगा आगे जाके, ना ध्यान रखना। किसी को भी मान लो, किसी को भी अल्फा मान लो, इसको हम बोलते हैं अल्फा, हिंदी में भी यही बोलते हैं ना, कई लोग सोच रहे होंगे सर हिंदी में तो बताओ अल्फा, और इसको हम बोलते हैं क्या, बेटा, बेटा नहीं बीटा, बी 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 बीटा, ठीक है। किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, भाई x के 2 वैल्यू आएंगे ना हमेशा, x की कितनी वैल्यू आएंगी बेटा, हमेशा x की हमेशा 2 वैल्यू आएंगी ना, तो उन 2 वैल्यू में से किसी को भी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को क्या मान लो, बीटा मान लो, ठीक है। 8th क्लास का में भी तुम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन 8th क्लास के अंदर पता है कहां तक हो जाता है ये, मतलब यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं 8th क्लास में, मतलब इतना ही, इसके आगे सॉल्व नहीं करते, फिर 9th में इसके आगे सॉल्व करते हैं, और फिर 10th में आके अल्फा और बीटा ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो 8th क्लास से चली आ रही है ये प्रथा तुम्हारे पास में, समझ में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, ले लें एक और क्वेश्चन। चल मैंने मान लो सपोज दैट क्वेश्चन में लिया 2x² - 6x -8 ठीक है लोगों, ठीक है लोगों, -8 चलो -8 ना लेके कुछ और ले ले, एक मिनट रुको, अपन यहाँ पे डाल देते हैं -5x और यहाँ पे डाल देते हैं 7, ठीक है, ऐसे कुछ करके डाल दिया मैंने ना, मेरे को ऐसे बोला, अरे यार एक तो ये और ने परेशान कर दिया। चलो इसको अपन ने बोल दिया कि भाई fx = ये क्वेश्चन है, fx = ये क्वेश्चन है, और आपको इसको क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आपको या तो मेथड का नाम दे देगा, है ना, या तो वो आपको क्या कर देगा, मेथड का नाम दे देगा, ठीक है, या फिर अगर मेथड का नाम नहीं दिया है ना तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तो तुम लोगों को एक ही मेथड आता है ना, चलो चलो कोई इशू नहीं है, करते हैं। अच्छा ये चीज पता होनी चाहिए कि किसमें ये मेथड लगेगा, तो ध्यान रखना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ही ये मेथड लगता है, फैक्टराइजेशन वाला है ना, क्वाड्रेटिक वाले में, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्वाड्रेटिक पहचानना तो आना चाहिए ना। तो भाई सिंपल सी बात है, x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जब x की हाईएस्ट पावर 2 होगी तब आपको ये लगाना है, ठीक है। चलो लेट fx = 0, अपन ने क्या कर दिया, fx को 0 के बराबर मान लिया। जब fx को मैं 0 के बराबर मानता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा, 2x² - 5x - 7 = 0। बोलो आया नहीं आया समझ में, चल ठीक है। चलो अब अपन ने क्या किया बच्चा, अपन ने ये किया 2x² - 5x - 7 = 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था बेटा, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, ये 7, हिंदी में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अचर राशि बोलते हैं शायद, हिंदी में बोलते हैं अचर राशि,
अचर, आचार नहीं है ना, अचर, अचर 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 अचर। हिंदी ज्यादा टफ होती है बेटा इंग्लिश से, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना बेटा, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ में। तो 7 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 14 बना। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 14 बना। अब जो 14 है उसको ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि माइनस है तो माइनस करने पर, और अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर कौन सी वाली संख्या आ जाती बेटा, बीच वाली संख्या आ जाती। तो बेटा यहां तो आ गया सीधा सीधा भाई 7 इंटू 2 क्या आ गया, 14 आ गया, और 7 में से 2 माइनस हुआ तो क्या आ गया, 5 आ गया। यहां तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि भाई 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया मेरे पास में, सीधा सीधा। तो 14 के टुकड़े करने, अब 14 के टुकड़े ऐसे करने कि मल्टीप्लाई करने पे तो 14 आए और माइनस करने पे 5 आए। 14 के टुकड़े ऐसे करने कि मल्टीप्लाई करने पे तो 14 आए और माइनस करने पे क्या है, 5 आए। अब यार 14 के टुकड़े कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने पे तो 14 ही आएगा ना, आप लोगों को माइनस वाला देखना है। तो सिंपल सी बात है 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 2 14 और 7 माइनस 2 5, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म हो गया काम। तो मैंने क्या किया बेटा 2x स्क्वायर, अब इस माइनस 5x की जगह क्या मैं 7x माइनस 2x लिख सकता हूं क्या, बोलो चीज आई नहीं समझ में। अब बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई करना कुछ नहीं है, देखो 2x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर आया, माइनस के प्लेस पर माइनस आया, इस पूरे 5x को मैंने ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, कैसे 7x माइनस 2x। भाई 7x में से 2x जाएगा तो 5x ही बचेगा ना, तो क्वेश्चन में कोई चेंज आया क्या, नहीं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। भाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, आप लोगों ने बोला सर क्यूब वाला तो हमको आता ही नहीं है, हम ऐसा करते हैं क्यूब की जगह स्क्वायर लगा देते हैं। अरे वो गलत हो जाएगा यार, क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से थोड़ी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे 5x की जगह पे हमने 7x माइनस 2x रख दिया, 7x माइनस 2x, 7x में से 2x जाएगा तो 5x ही तो बचेगा, नहीं आया समझ में। अरे भाई अच्छा तुम बोलोगे सर ये आया कहां से, अरे भाई अभी अभी बताया ना कि 14 के हमने ऐसे टुकड़े किए कि उसको मल्टीप्लाई करने पे तो 14 आ जाए, 14 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक किया कि उनको मल्टीप्लाई करने पे तो 14 आ जाए, और अगर यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस करने पे बीच वाली संख्या आ जाए, तो 7 2 जा 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, और 7 में से 2 माइनस हुआ तो क्या आया, 5 आया, और इसी वजह से मैंने इस 5x की जगह पे क्या लिख दिया बेटा 7x माइनस 2x, ठीक है। चलो ब्रैकेट ओपन करें, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 7x, अब ध्यान दो माइनस इंटू माइनस, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लस का 2x, ठीक है। अच्छा ये माइनस केवल इस ब्रैकेट के साथ है ना भाई, तो इसके साथ में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना इसका, तो अपन ने इसको सीधा सीधा लिख दिया माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इन दोनों में आ रहा है x कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या बचा 2x, भाई 2x स्क्वायर में से x निकला तो 2x बचा, माइनस का 7, क्यों, क्योंकि यहां से भी तो x निकल चुका है, यहां से भी क्या निकल चुका है, x निकल चुका है, ठीक है। अब ध्यान दो इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, भाई दिखाई दे रहा है क्या कुछ कॉमन, भाई 2 इसमें इसमें नहीं है, x इसमें इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे जहां कुछ नहीं उसका भगवान, ठीक है, जिस सबका मालिक एक, ठीक है। तो 2x माइनस 7 में से हमने क्या ले लिया बेटा +1 कॉमन ले लिया, अब भाई +1 कॉमन लेने से अंदर वाली चीज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना, तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 7 ही बचा इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में अगर ढंग से देखोगे तो क्या कॉमन आएगा बेटा 2x माइनस 7, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2x माइनस 7, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बचा पूरे में x बचा, यहाँ क्या बचा पूरे में प्लस का 1 बचा, इक्वल टू क्या आया 0। एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, किसको 2x माइनस 7 को 0 के इक्वल कर दो, और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दो। जब 2x माइनस 7 को 0 के इक्वल करोगे तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2x इक्वल टू 7 और x विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से यहाँ से एक वैल्यू x की ये आई और दूसरी वैल्यू x की ये आई, इनमें से किसी को भी अल्फा मान लो और किसी को भी क्या मान लो बीटा मान लो, बोथ ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के गुणनखंड विधि से, द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से क्या निकाल सकते हो बेटा, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, शून्यांक निकाल सकते हो, जीरोज निकाल सकते हो। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई नहीं, बोलो आता है नहीं आता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो जल्दी फटाफट, ठीक है। अच्छा बोलोगे कहाँ से यार, ऑनलाइन वीडियो चल रही है, चलो ये बात भी सही है ना। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिया करो, है ना, कोई इशू हो तो बता दिया करो यार, टेलीग्राम का लिंक डालता हूँ, व्हाट्सएप के नंबर भेजता हूँ, कोई तो भेज दिया करो, है। चलो समझ में आया नहीं आया
एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ ना, सब कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? एक नंबर, बहुत बढ़िया, आज तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चलो, तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं बेटा, जीरोस निकालते हैं। कुछ करूँ आगे, एक छोटा सा बेसिक बताने वाला हूँ मैं ना, करूँ मिटाने जा रहा हूँ। कैप्चर कर लिया, 1 2 3 4, ओके। देखो अब ला 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 ला, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझे को बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। देखो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। इतनी देर से मैं अल्फा बीटा का गुणगान कर रहा हूं, तो इसलिए कर रहा था जिससे मैं आप लोगों को यह चीज बता पाऊं, है ना। देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अगर आपको नहीं आता ना, तो आपको ये चीज नहीं आ पाएगी, ठीक है, जीरोज वाली। ठीक, चलो आगे देखो, सम ऑफ जीरोज। अबे सिंपल सी बात है, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, एक जीरोज आपके पास अल्फा, मतलब जो दो वैल्यू आएंगी उनमें से कोई एक अल्फा होगा, कोई एक बीटा होगा, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया बेटा, अल्फा बीटा। ध्यान रखो कि भाई जब हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो उनमें से एक अल्फा था एक बीटा था, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो होती है -b/a के इक्वल, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है c/a के इक्वल। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब तुम बोलोगे सर b/a और c/a ये है क्या, सला है ना, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ, तो कोई बात नहीं भाई। जब आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी ना, वो हमेशा इस फॉर्मेट में आएगी, ध्यान रखो, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब भी आती है तो तुम लोगों ने देखा होगा एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ गुणा में होता है, एक्स के साथ में कुछ गुणा में होता है, और एक कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आएगी। तो भाई ध्यान रखना हमेशा इस चीज को कि जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना बेटा, वो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है या गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। x का कोएफिशिएंट क्या माना जाता है, ठीक है, उसको हम b मानते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होती है ना बेटा, वो क्या होती है, c होती है। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है बच्चा, c होती है। ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। आपकी जो इक्वेशन होती है ना बेटा, इक्वेशन या पॉलिनोमियल जो होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, ax² + bx + c, है ना। ध्यान से सुनना, ax² + bx + c, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो a होगा। x का कोएफिशिएंट बोले तो हिंदी में गुणांक x का कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, b होगा। और जो बाकी बची हुई टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, c बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, c बोलेंगे। अब इसमें एक छोटी सी चीज और ध्यान दो, मान लो मेरे पास में ऐसा फॉर्मेट है ही नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया ax² + c = 0। अब तुम बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हाँ है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a b c ये सब कांस्टेंट टर्म है, a b c ये सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को देखो अभी बता दूंगा डेफिनेशन भी, अभी बस ये समझो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो a है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट 0 है भाई। x का कोएफिशिएंट मतलब इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, समझो इस चीज को, 0 × b + c = 0। कोई इशू है क्या? तो भाई x² का कोएफिशिएंट तो ये दे रखा है, कांस्टेंट टर्म c भी दे रखी है, लेकिन b तो है ही नहीं ना, b नहीं है, इसका मतलब b का कोएफिशिएंट कहीं ना कहीं पे 0 रहा होगा। 0 होने की वजह से ये पूरा क्या बन गया बच्चा, 0 बन गया। मतलब x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। मतलब जो चीज अपने को दिखाई नहीं दे रही है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं इसके अंदर ही पूछ लेता हूं तुम लोगों से घुमाने के लिए कि x³ का कोएफिशिएंट बताओ, भाई मैंने तुम लोगों को ये बोला कि x³ का कोएफिशिएंट या फिर गुणांक बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, ये सिंपल सी बात है, x³ तो दिखाई नहीं दे रहा ना यार यहाँ पे, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। बस हाँ ये ध्यान रखना कि आप लोगों से ऐसे बोल दिया, ठीक है, अगर इक्वेशन पूछ ली कि ये कौन सी इक्वेशन है तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक है, और केवल अगर ये वाला दे दिया क्या, x³ दे दिया, तो हम बोलेंगे कि ये क्यूबिक है। क्योंकि भैया क्वाड्रेटिक तो ये बोलता है, उसको टर्म से मतलब नहीं है, क्वाड्रेटिक ये बोलता है कि उसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूबिक ये बोलता है कि उसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक ये बोलता है कि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए।
समझ में आता है? समझ में आता है भाई? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना भाई। क्यों जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की जो डेफिनेशन है वो तो रहेगी ना यार, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2। टर्म से क्या मतलब है उसको? पद से मतलब नहीं है, कितने पद हैं उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक है, मतलब इसके अंदर में ये फंडा लगा सकता हूं, 2 वैल्यू आएंगी बिल्कुल, मतलब फंडा वही रहना है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा? तो भाई सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा मतलब यहां से जो एक्स की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है, उनमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? किसके? माइनस बी अपॉन ए के बराबर, मतलब एक्स के कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होनी चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, बोले तो कांस्टेंट ऑफ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो। ठीक है, अब चलो अपन ने एक क्वेश्चन किया था, ध्यान दो, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहां से अपने पास में 2 वैल्यू निकल के आई थी, एक वैल्यू निकल के आई थी -2 और दूसरी वैल्यू भी यही निकल के आई थी। ध्यान है कुछ? अभी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था अपन। तो भाई इनमें से एक को मैंने अगर अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लिया, तो कोई इशू है क्या बेटा? किसी एक को अल्फा मान लेता हूं और किसी दूसरे को क्या मान लेता हूं? बीटा मान लेता हूं, तो कोई इशू है क्या? अब यहाँ पे ढंग से देखो तो यहाँ पे से अगर मैं एबीसी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1, बी की वैल्यू क्या आएगी? 4, और सी की वैल्यू भी क्या आएगी? 4। बोलो गलत है सही है? अगर मैं यहां से एबीसी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ए की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म 4। एबीसी की वैल्यू आ गई। चलो अपन ने इनके बीच में रिलेशन निकाला, क्या रिलेशन बिटवीन, या फिर रिलेशन छोड़ो, यहां पे सीधा सीधा उसने ये बोला कि वेरीफाई करो सम ऑफ जीरोज को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, सम ऑफ जीरोज को और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, वेरीफाई इट्स रिलेशन, वेरीफाई इट्स रिलेशन, हमको क्या करना है बच्चा? इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही तो रिलेशन है ना सम ऑफ जीरोज का, है ना? तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2, बीटा की वैल्यू कितनी है? -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा? बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहां से क्या आ गया? -4 इक्वल टू -4। तो क्या ये रिलेशन निकल के आ गया? बोलो, ये रिलेशन क्या वेरीफाई हो गया? हुआ नहीं हुआ भाई? मतलब ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए। मैंने अल्फा की वैल्यू डाली, बीटा की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाली, दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा? ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। अरे आया क्या समझ में? बोलो, अगर मान लो सपोज दैट मैं अगर इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करता हूं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4 इक्वल टू 4। तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिलेशन भी वेरीफाई हुआ नहीं हुआ? बोलो आया नहीं आया समझ में? भाई इस चीज के लिए मैंने पूरी रामायण गई थी। देखो सीधी सी बात मैं बताऊं आप लोगों को, इस चीज को करवाने के लिए पूरी रामायण मैंने गई थी वहां पे। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये समझ लो कि आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल भी नहीं, जो स्ट्रक्चर होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है? ये स्ट्रक्चर है बेटा। ये क्या है? स्ट्रक्चर है ये ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसका? क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमें ये पता है कि जब इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करूंगा ना मैं, तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? 2, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम शून्यांक बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, उनमें से एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। x की 2 वैल्यू आएंगी, कुछ भी आएंगी, तो किसी एक को अल्फा मानना है, किसी दूसरे को बीटा मानना है। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, तो उनके सम ऑफ जीरोज के बीच में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में एक रिलेशन बताया गया है कि अगर उन दोनों को जोड़ा जाए, अगर अल्फा और बीटा को जोड़ा जाए तो वैल्यू -b अपॉन ए आएगी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू c अपॉन ए आएगी। वो बोलते हैं कि ऐसा करो, इसके रिलेशन को वेरीफाई करो, उसके रिलेशन को क्या करो? वेरीफाई करो। तो हमने क्या किया? कोई एक क्वेश्चन ले लिया, उससे अल्फा और बीटा निकाला। अब मुझे एबीसी तो पहले ही पता है ना भाई, मुझे इक्वेशन तो पहले से ही गिवन होगी। एबीसी की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा पता है, रिलेशन वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट ही तो करनी है यार। नहीं आई क्या चीज समझ में? कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट ही करनी है ना, उसके अलावा कुछ और करना है क्या? नहीं करना ना। चलो अपन इक्वेशन के थ्रू इसको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
इसको राइट डाउन कर लो फटाफट जितनी जल्दी हो सके, है ना। कैप्चर करो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3, ओके चलो। चलो तो मैंने मान लो सपोज दैट क्वेश्चन ले लिया, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं इस बार। मैं नीचे देखता हूं तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बुक देख रहा हूं ना, नहीं ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सोच रहा हूं मैं। मैंने क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72, ये किसके बराबर है बेटा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72, है ना। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, सुनना ध्यान से, फाइंड इट्स जीरोज, फाइंड इट्स जीरोज एंड verify relation of sum of zeros and product of zeros। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दे दिया इसने कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 है, तो उसके पहले जीरोज निकालो और जीरोज निकालने के बाद में उसके रिलेशन को वेरीफाई करो, सम ऑफ जीरोज के रिलेशन को। अब भाई सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का अगर मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है तो अल्फा बीटा पता होना चाहिए, अल्फा बीटा पता होने के लिए एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, इन शॉर्ट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? एक्स की वैल्यू। चलो कोई इशू नहीं है, करते हैं। तो देखो बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72, मैंने यहां पे लेट माना, लेट एफ एक्स इक्वल टू 0, इन दैट केस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आई क्या तुम लोगों के? अब मैंने क्या किया बेटा, ठीक है सही है, मैंने क्या किया, मैं क्या कहता हूं बेटा हमेशा इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं। जब 72 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आएगा। अब जो भी आता है ना बेटा उसके ऐसे टुकड़े किए जाते हैं कि इस वाले साइन को देखा जाता है, माइनस करने पे क्या आ जाए? 6 आ जाए। ठीक है देखते हैं, चलो 72 के पहले मैं ब्रेक करता हूं 72 को, 2 3 जा 6 जा 1 जा 8 जा 2 9 जा 3 3 9 जा 1 जा 1 जा 1 जा। मेरे ख्याल से ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट रुकना, दिखाई नहीं देना सही, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। वैसे तो आता होगा यार तुम लोगों को ये। 72 को मैंने क्या किया बेटा? ब्रेक किया 2 से, 2 3 जा 6 जा 2 1 जा 8 जा 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, है ना। मतलब 72 के इतने टुकड़े आ गए, है ना, 72 के इतने टुकड़े आ गए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 72 कैसे कैसे आ सकता है। भाई 72 कैसे कैसे आ सकता है? 72 आ सकता है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 36 से 72 आ रहा है। देखो ना 2 मल्टीप्लाई बाय 36 कैसे आया? 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 टू 36, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 करते हैं तो 72 आ सकता है। मतलब क्या क्या पेयर बन सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 18, 4 मल्टीप्लाई बाय 18 करोगे तो भी आ सकता है। कैसे आया? देखो 2 2 जा 4 और ये 3 3 9 2 18, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 18 करोगे तो भी 72 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो भी क्या आ सकता है बेटा? आपके पास में 72 आ सकता है ना। और 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो भी क्या आ सकता है बेटा? आपके पास में 72 आ सकता है। देखो ना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 8 24। अच्छा एक चीज और हो सकती है, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो भी 72 आ सकता है ना। मतलब देखो 72 कैसे कैसे आ सकता है ना। वो मेथड तो वो वाला भी रहेगा, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ये देखो कि 72 कैसे कैसे आ सकता है। देखो 2 को 36 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 आ सकता है,
4 को 18 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 आ सकता है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 आ सकता है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 आ सकता है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 72 आ सकता है। और एक और चीज होती है ना, 2 3 जा 2 6 जा 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, अच्छा वही वाली चीज आ जाएगी फिर, है ना, इसका उल्टा कर दोगे ना तो वही चीज आ जाएगी। एक चीज और हो सकती है क्या, 72 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो 72 आ सकता है ना। चलो मतलब इस तरीके से 72 आ सकता है ना, इस तरीके से 72 आ सकता है। अब इनमें ये देखो कि इन दोनों को माइनस करने पर 6 किसके पास में आ रहा है भाई, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो 34 आएगा, इन दोनों को माइनस करता हूं तो 14 आएगा, इन दोनों को माइनस करता हूं तो 1 आएगा, इन दोनों को माइनस करता हूं तो 6 आएगा। देखो 12 इंटू 6 72 और 12 माइनस 6। इसका मतलब मेरे पास में जो पद बनेगा वो कौन सा बनेगा, 12 इंटू 6 का बनेगा। बोलो आया नहीं आया समझ में, ठीक है। आप यहां से भी भाई जिसको प्रैक्टिस हो जाती है वो बहुत जल्दी निकाल लेता है इसको, है ना, बहुत जल्दी निकाल लेता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं आती उसको, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 6x को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, 12x माइनस 6x माइनस का 72 इक्वल टू 0। भाई सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस के प्लेस प्लस लिखा, 6x को मैंने क्या लिख दिया बेटा 12x माइनस 7x, माइनस के प्लेस पे माइनस रखा, 72 के प्लेस पे 72 रखा। क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बस काम खत्म। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x प्लस 12। इन दोनों में देखो ढंग से देखना, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ढंग से देखो, इन दोनों में क्या आ रहा है 6 कॉमन। अब इसमें बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, 6 कॉमन निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पे माइनस है ना तो अपन माइनस भी कॉमन निकालेंगे, है ना, क्योंकि कई बार बच्चा यहाँ पे कुछ लगाता ही नहीं है, गलत करता है, बहुत ज्यादा गलत करता है, उसके बाद में क्वेश्चन अटपटा हो जाता है और समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया बेटा, यहाँ माइनस है तो माइनस का 6 कॉमन ले लिया। एक बात ध्यान रखना है, इसको दिमाग में डाल लेना बेटा, जब भी माइनस ब्रैकेट में से कॉमन निकालते हैं, जब भी माइनस कॉमन निकाला जाता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं, अंदर के साइन क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। तो अंदर के साइन जैसे ही चेंज हुए तो माइनस 6x में से माइनस 6 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा बेटा, x बचा, और 72 में से भी 6 को बाहर निकाला है तो क्या बचा अपने पास में 12 बचा इक्वल टू 0। मैंने बोला था ये चीज और ये चीज सेम आएगी, आई ना। और मैंने क्या बोला, नेगेटिव कॉमन निकालने के बाद में अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो पहले जो माइनस 6x था वो प्लस x रह गया, पहले जो माइनस 72 था वो प्लस का 12 रह गया, आया नहीं आया समझ में। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालना है बेटा, x प्लस 12 को बाहर निकाला, x माइनस 6 को बाहर निकाला इक्वल टू 0। तो एक बार तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार तो x की वैल्यू आ गई माइनस 12 और दूसरी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 6। इसका मतलब एक वैल्यू तो मेरे पास में अल्फा हो गई और दूसरी वैल्यू मेरे पास में क्या हो गई, बीटा हो गई। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या, मतलब एक वैल्यू तो मेरे पास में क्या आ गई, अल्फा आ गई, और दूसरी वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई बेटा, बीटा आ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा और बीटा मतलब मेरे पास में आ चुके हैं, अल्फा और बीटा मेरे पास में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। सम ऑफ जीरोज निकालें इसका, बिल्कुल सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो पहले हम इसमें देख लो, a की वैल्यू क्या है बेटा 1, b की वैल्यू क्या है बेटा 6, c की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 72। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू माइनस 12, बीटा की वैल्यू प्लस 6 इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, बोले तो माइनस का 6 अपॉन 1। माइनस 12 प्लस 6 क्या बचा बेटा, माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 6। तो क्या ये इस रिलेशन को वेरीफाई करता है, बिल्कुल करता। बोलो आया नहीं आया समझ। ऐसे अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने को बोला, वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस 12, बीटा की वैल्यू 6, सी की वैल्यू माइनस 12, ए की वैल्यू 1, 12 6 72 इक्वल टू माइनस 72। तो यहाँ से आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अपन कल और लेंगे, इस मेथड को अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीजें समझ में आई क्या, मतलब मैंने अल्फा बीटा निकालने के लिए ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ी, ठीक है। अदरवाइज मैं मिडिल टर्म बाद में बताता, लेकिन तुम लोगों को आता था ये, इसलिए मैंने ये तुम लोगों को बताया, ठीक है। जिनको नहीं आता वो अब समझ गए होंगे, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज और बतानी है बेटा, ठीक है, देन आपकी ये पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है।
इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। 2.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद करवाऊं, ओके, मिटाने जा रहा हूं, कैप्चर कर लिया, ओके। कैप्चर क्या मतलब, आप लोग है ना इसको जो वीडियो है इसको पॉज करके क्वेश्चन करने का ट्राई किया करो, नहीं है तो देखा करो, है ना। और पहले पूरी मेहनत कर लिया करो बेटा, पहले अपनी तरफ से पूरी जान लगा लिया करो, फिर भी अगर नहीं आता है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो की हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज बेसिक देखने के बाद में, एक दो एग्जाम्पल देखने के बाद में क्वेश्चन को खुद से करोगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। क्वेश्चन को जब तक खुद से नहीं करोगे ना बेटा तो मजे नहीं आएंगे क्वेश्चन करने में, ध्यान रखना है। चलो, एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की ही, क्या होती है बेटा, एक जनरल इक्वेशन होती है। वो जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, है ना। ये क्या होती है बेटा, आपकी जनरल इक्वेशन होती है। ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अगर वो बोलता है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें सम ऑफ जीरोज, है ना, वो 4 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो 6 के बराबर है, तो इक्वेशन निकालो। अब यार सीधी सी बात है, वैल्यू तो पुट करनी है भाई, ये सम ऑफ जीरोज ही तो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही तो है। तो आपको अगर वो ऐसे बोल दे कि इक्वेशन दे के जीरोज पूछ ले तो आप मेथड लगाओगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसके थ्रू निकालोगे। अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिए और इक्वेशन पूछ ली तो आप डायरेक्टली इसके अंदर रखोगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0, बस बात खत्म। इसको एफ एक्स के बराबर रख दो तो एफ एक्स की वैल्यू किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। बोलो आया नहीं आया समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एक और मेथड वो बता रहा हूं मैं क्वेश्चन। मान लो सपोज दैट सम ऑफ जीरोज आपका क्या दे दिया उन्होंने, सम ऑफ जीरोज आपका दे दिया माइनस का 1/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे दिया वो आपको दे दिया कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे दिया माइनस का 8, ठीक है। बोला इक्वेशन निकालो, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 1/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी देगा, -8 इक्वल टू 0। कोई इशू है नहीं। देखो इसको सॉल्व करता हूं मैं पहले। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/6 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको इसको इक्वेशन को यहाँ पे नहीं छोड़ना, ठीक है, P/Q वाला फॉर्मेट नहीं छोड़ना। अब अगर ऐसा आपको कुछ दिखाई देता है तो आप क्या करोगे बेटा, एलसीएम लोगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या बन जाएगी, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 6 जा 6 48 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। ये चीज इधर चली जाएगी तो ये चीज क्या बन जाएगी, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब ये इक्वेशन बन गई ना आपके पास में, इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दो, एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 48, ठीक है। तो एक छोटा सा वो था, आपको कुछ नहीं करना, सम ऑफ जीरोज के अंदर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू रखनी है, बस काम खत्म, इतना ही करना है। उसके बाद में अगर मान लो अपॉन में कोई वैल्यू है तो उसका एलसीएम ले लेना है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी, नीचे वाली वैल्यू के 0 बनने के बाद में आपके पास में एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब उस इक्वेशन को क्या करोगे भाई, आप पॉलिनोमियल को इक्वेशन में बदलते हो ना, तो यहाँ पे इक्वेशन को पॉलिनोमियल में बदल दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास में, एफ एक्स का पॉलिनोमियल आ जाएगा, किसके फॉर्मेट में, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 2.1 एक्सरसाइज जो है वो क्या हो गई बेटा, फिनिश हो गई, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है, वही आपका होमवर्क है। उसमें कोई भी डाउट आता है तो मैंने आप लोगों को नंबर दे रखे हैं बेटा, उसमें मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हर तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो। और पॉलिनोमियल जो एक्सरसाइज है वो लगभग मेरे ख्याल से 6 नंबर कुछ की आती है, ठीक है। तो 6 नंबर या 7 नंबर की आती है सीबीएसई के अंदर और आरबीएसई के अंदर भी। तो ये एक्सरसाइज आप ध्यान दो इस एक्सरसाइज पे, क्योंकि ये बेस होता है। देखो जब आप अगर 11th में ये देखो, मान लो सपोज दैट आपने 10th के अंदर मार्क्स कुछ भी मार्क्स गेन किए, देखो मार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, है ना, आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है,
मार्क्स जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब 10th से 11th में जाओ तो जैसे सब लोगों के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है ना कि भाई मुझे साइंस मैथ्स लेनी है, मेरे को साइंस बायो लेनी है, मुझे आर्ट्स लेनी है, मेरे को कॉमर्स लेनी है, मेरे को कॉमर्स मैथ्स लेनी है, तो आपके मुंह से ये ना निकले कि यार मेरे को तो मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, इस वजह से मैं साइंस मैथ्स या कॉमर्स मैथ्स नहीं ले सकता, ठीक है। देखो सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं, आर्ट्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सब सारे सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे प्रायर होते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ ये चीज़ कि सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, सारे ही सब्जेक्ट यार सब जगह पढ़ाई करने को मिलती है तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी ना। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब 11th में जाओ तो आप लोग ये ना बोलो कि यार मैथ्स नहीं आती मेरे को तो मैं इस वजह से इस सब्जेक्ट को नहीं लूँगा ना। आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन सको, सेलेक्ट कर सको, ठीक है। वो कब होगा? जब आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आती होंगी, ठीक है। और मैथ्स तो यार ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर देता है। मैथ्स अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा हाई करने की एबिलिटी रखता है। मैथ्स अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कंटिन्यू 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जितने टाइम पढ़ सको पढ़ो। अकेला ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो इसको करने में इतना मजा आता है कि टाइम का पता नहीं चलता। चलो ठीक है, छोड़ो बाकी सारी बातें। तो ये पॉलिनोमियल का अपना सेकंड लेक्चर था, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर देख के ही इस लेक्चर को देखना है ना बेटा, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीज़। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।